गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो बच्चों, इससे लास्ट क्लास में हमने ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस के हमने फिजिकल कैरेक्टर्स पढ़े थे। ठीक है। इंटरनल इंट्रामोलिकुलर स्पेस, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एंड स्टेट्स के बारे में हमने वहाँ पे पढ़ा था। ठीक है। उसके बाद में बच्चों आपकी एक एक्टिविटी है गैसीय अवस्था, जो हमारी गैसीय स्टेट है उसको लेकर, और एक एक्टिविटी है यहाँ पे। इस एक्टिविटी से हमें कंप्रेसिबिलिटी के बारे में पता चलता है, संपीड़नता। हिंदी में कंप्रेसिबिलिटी को कहते हैं संपीड़नता और इंग्लिश में कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी। ओके, तो इसके अंदर क्या करना है, आपको एक सिरिंज लेनी है। सिरिंज यानी इंजेक्शन जो होता है हमारा। ओके, फिर क्या करना है बच्चों, आगे जो सिरिंज का पार्ट होता है उसे एक रबर का कॉर्क लगा के उसे बंद कर देना है अच्छे से। ठीक है। फिर उसके बाद इसका पिस्टन आपको निकालना है। ये जो पिस्टन आपको दिख रहा है इसे रिमूव करना है बच्चों। और इसके अंदर पहले आपको भरनी है रेत। ठीक है, जो हमारी सैंड होती है वो फिल करनी है। फिर पिस्टन को अगेन आपको लगाना है और प्रेस करना है। आप देखोगे कि आप कितना इस पिस्टन को बाहर से प्रेशर लगा के और कंप्रेस कर सकते हो। तो रेत के केस में तो बिल्कुल सी बात है, जाहिर सी बात है कि बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं कर पाएंगे। उसके बाद पिस्टन हटाना है, सारी की सारी रेत को बाहर निकालना है। फिर उसके बाद आपको इसके अंदर भरना है पानी। फिर पिस्टन लगाना है अगेन और फिर इसे कंप्रेस करना है। तो आप देखोगे कि जैसे जैसे आप प्रेशर लगाते हो थोड़ा बहुत ये दबता है, उसके बाद में ये नहीं दबता। ठीक है। इसके बाद में क्या करना है बच्चों, वापस से पिस्टन हटाना है, पानी को निकालना है और अब खाली पिस्टन लगा के हवा भर के इसको हमें प्रेस करना है। तो आप देखोगे कि आधे से ज़्यादा दब जाता है। तो आपने देखा कि सबसे ज़्यादा ये जो प्रेस होता है ये एयर की कंडीशन में होता है, जबकि सिरिंज के अंदर एयर भरी है, हवा भरी है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि गैसों के जो कण हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है बच्चों, देखो मैं स्ट्रक्चर दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे जो ये आपको स्ट्रक्चर दिख रही है, इसके अंदर गैसों के जो कण हैं बच्चों वो बहुत ज़्यादा दूर दूर है। जब हम इसे बाहर से प्रेशर लगाते हैं तो ये कण पास पास आ जाते हैं। मतलब कि तापमान घटाने पर और दाब बढ़ाने पर गैसों के कण कैसे आ जाते हैं, पास पास आ जाते हैं। मतलब कि गैसेज आर कंप्रेसिबल, सॉलिड्स आर नॉट कंप्रेसिबल या फिर नेग्लिजिबल कंप्रेसिबल, एंड लिक्विड्स आर आल्सो नेग्लिजिबल कंप्रेसिबल। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट हमारा। तो इस एक्टिविटी से हमें इतना पता चला कि ये जो आपकी गैसेस हैं ये कंप्रेसिबल है, सॉलिड्स नेग्लिजिबल कंप्रेसिबल है और लिक्विड्स भी नेग्लिजिबल कंप्रेसिबल है। इसके बाद बच्चों यहाँ पे है गैसों का लिक्विफिकेशन या फिर द्रवीकरण। गैसों का द्रवीकरण हम कह सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि तापमान को आपको कम करना है और प्रेशर को आपको क्या करना है, इंक्रीज करना है। दाब को बढ़ाना है और ताप को घटाना है। इस अवस्था में क्या होगा, आपकी जो गैस है वो द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएगी। ओके बच्चों, आगे देखो। उदाहरण दे रखा है यहाँ पे कि आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी का उपयोग होता है। संपीड़ितता काफी अधिक होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन को कम से कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है। यह आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। हमारी नाक तथा पहुंचने वाली गंध से बिना रसोई में प्रवेश किए ही हम जान जाते हैं कि क्या पकाया जा रहा है। ये गंध हम तक कैसे पहुंचती है? खाने की गंध की कण वायु में मिलकर उसे रसोई से फैलाकर हमारी नाक तक पहुंचाते हैं। यह गंध के कणों और दूर भी जा सकते हैं। पके हुए गर्म खाने की महक हमें पास तक कुछ ही क्षणों पर पहुंच जाती है। इसकी तुलना ठोस एवं द्रवों के मिश्रण से करें। कणों की तेजी से गति में अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण गैसों का अन्य गैसों के विसरण बहुत तीव्रता से होता है। मतलब हम कह सकते हैं बच्चों, हमने काइनेटिक एनर्जी वाला पॉइंट पढ़ा था, तो वहाँ पे हमें पता चला कि जो गैसेस होती हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी कैसी होती है, बहुत ज़्यादा। और लिक्विड के कणों की काइनेटिक एनर्जी कम होती है और जो ठोस होते हैं उनके कणों की काइनेटिक एनर्जी और भी कम होती है। मतलब कि जो गैसेस के पार्टिकल है उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, लिक्विड के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कम है और ठोस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी और भी कम है। जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उतना ज़्यादा पार्टिकल्स में मूवमेंट होगा। तो बच्चों क्या होता है कि जो विसरण है, जो डिफ्यूजन है, उसकी रेट डिपेंड करती है इसी मूवमेंट के ऊपर। मतलब जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी उतना ज़्यादा डिफ्यूजन। तो सबसे ज़्यादा रेट ऑफ द डिफ्यूजन किसके अंदर होगी? गैसेस के अंदर होगी, एंड देन लिक्विड्स के अंदर, एंड देन सॉलिड के अंदर। ओके, आगे चलते हैं।
क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है? अब हम देखेंगे इंटरचेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। हमने यहाँ पे 3 स्टेट्स के बारे में पढ़ा है बच्चों, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठोस, द्रव व गैस। अब हम देखेंगे कि ये एक दूसरे में किस तरीके से अंतः परिवर्तित होती है, मतलब कि ये जो अवस्थाएं हैं ये एक दूसरे में किस तरीके से अंतः परिवर्तित होती हैं। ठीक है, इसका अब हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हमारा तापमान परिवर्तन का प्रभाव। अब देखो बच्चों, तापमान परिवर्तित करने पे क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे जैसे हम तापमान बढ़ाते हैं वैसे वैसे जो हमारे पदार्थ हैं उनके कणों की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ती जाती है, मतलब उसमें जो अणु है, कण है, उनकी गतिज ऊर्जा क्या होती है बच्चों, बढ़ती जाती है। आपको पता है कि जैसे जैसे गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या होगा, उनकी गति बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो जब उनकी गति ऊर्जा बढ़ती है तो वह अपनी द्रव अवस्था की ओर परिवर्तित होने लग जाते हैं। जैसे आपने कोई सॉलिड लिया, उसमें आप उसे गर्म करोगे तो थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, पिघलना शुरू हो जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके जो कण थे पहले वो ज्यादा स्थिर थे, ठीक है, उनके बीच का आकर्षण बल ज्यादा था, गतिज ऊर्जा कम थी। लेकिन जैसे जैसे हमने उसे गर्म किया तो गतिज ऊर्जा बढ़ने के साथ साथ उनके कणों की मूवमेंट बढ़ गई, उनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो था, इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अंतर आणविक आकर्षण बल, वो खत्म हो जाता है और वो कण अपनी स्थान से दूसरे स्थान पर चलने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब ऐसा होता है तो क्या होता है बच्चों, पहले वो ठोस था, आप कैसी अवस्था में आ जाएगा, द्रव अवस्था में। और ज्यादा गर्म करोगे तो गतिज ऊर्जा और बढ़ेगी, फिर वो द्रव अवस्था से अपनी वाष्प अवस्था में आ जाएगा, या फिर हम कहें वेपर फेज में आ जाएगा, सॉलिड फेज से। ठीक है, ओके बच्चों, आगे देखते हैं। ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं। ऊष्मा के द्वारा प्रदित की गई ऊर्जा के कणों के बीच में आकर्षण बल को पार कर लेते हैं। इस कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। एक अवस्था ऐसी आती है जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। अब देखो, यहाँ पे आपके मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन है बच्चों, ये ब्लू कलर के बॉक्स में, ये इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ लेना। मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन, वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बनता है वह उसका क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। ये गलनांक की सही डेफिनेशन नहीं है, गलनांक की सही डेफिनेशन अब आएगी। किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। ठीक है, ये तो बताया कि भाई गलनांक क्या होता है। ये गलनांक जो होता है, गलनांक बिंदु बच्चों क्या होता है कि कोई ठोस है उसके जो कण हैं उनके बीच में कितना आकर्षण बल है, उसको ये दर्शाता है गलनांक बिंदु। ठीक है, बर्फ का गलनांक 273.15 डिग्री केल्विन है। गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलन कहते हैं। ठीक है, गलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संगलन। इंग्लिश में इसको कहते हैं मेल्टिंग। ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं बच्चों, मेल्टिंग कहते हैं। ओके, मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन मैं बताता हूँ। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एनी सब्सटेंस इज दैट पॉइंट एट विच सब्सटेंस इज कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड फेज फ्रॉम इट्स सॉलिड फेज एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, मतलब कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जब कोई पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है तब यह उस पदार्थ का गलनांक बिंदु कहलाता है। आगे चलते हैं बच्चों हम। देखो आगे आपका कि उसकी परिभाषा दे रखी जो मैंने आपको बताया, किसी ठोस की गलने की प्रक्रिया को तापमान समान रहता है, ऐसे में ऊष्मीय ऊर्जा कहाँ जाती है। अब देखो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, आप लोगों ने कभी नोटिस किया हो कि बर्फ़ हमने फ्रीज से निकाली तो जब वो पिघलती है, मतलब बर्फ़ जब लिक्विड में कन्वर्ट होती है बच्चों, तो क्या होता है, वो लिक्विड में तो कन्वर्ट हो रही है लेकिन उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता। हालांकि वो लिक्विड बन रही है मगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, वो जब तक 0 रहेगा जब तक पूरी की पूरी बर्फ पिघल के पानी ना बन जाए। ठीक है, तब तक तापमान बढ़ना शुरू नहीं होगा जब तक पूरी बर्फ नहीं पिघलती। ओके, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि जब वो बर्फ पिघल रही है तो पहले वो अपनी ठोस अवस्था में है, बर्फ है। ठीक है, धीरे धीरे वो कौन सी अवस्था में आ रही है, द्रव अवस्था में आ रही है। तो ये जो अवस्था का स्थानांतरण हो रहा है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में ट्रांसफर हो रहा है, इसके अंदर क्या होगा, उसका जो तापमान है
है ना, वो इसलिए नहीं बढ़ता क्योंकि वह अपने आसपास की वायुमंडल से ऊर्जा को अवशोषित करती है, और ये जो ऊर्जा का अवशोषण उसने किया है ये चला जाता है उसकी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था के बदलने में। तो जब तक पूरी की पूरी बर्फ नहीं पिघलती तब तक वहां पे टेम्परेचर का कोई भी चेंज नहीं होगा। ओके, तो ये जो उसने ऊर्जा का अवशोषण किया और जो वायुमंडल में चला गया, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं फ्यूजन एनर्जी। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। गलने के प्रयोग की प्रक्रिया के दौरान आपने ध्यान दिया होगा कि गलनांक पर पहुंचने के बाद में जब तक संपूर्ण बर्फ नहीं पिघल जाती है तापमान नहीं बदलता। बीकर को ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद भी तापमान नहीं बदलता। ऐसा क्यों होता है? कणों के परस्पर आकर्षण बल को वशीभूत करने वाले पदार्थ की अवस्था को बदलने में इस ऊष्मा का उपयोग होता है ना, जिसे हम उपयोग होता है। चूंकि तापमान में बिना किसी तरह की वृद्धि दर्शाए इस ऊष्मीय ऊर्जा को बर्फ अवशोषित कर लेती है। यह माना जाता है कि यह बीकर की ली गई सामग्री में छुपी रहती है। इसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बच्चों? गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट। इंग्लिश में इसको कहते हैं लेटेंट हीट और हिंदी में इसे कहते हैं गुप्त ऊष्मा। ठीक है, गुप्त ऊष्मा क्या है? भाई आपने एक बीकर लिया, उसके अंदर बर्फ डाली, अब आप उसे गर्म भी करोगे ना, जब तक बीकर का टेम्परेचर राइज होना शुरू नहीं होगा, बढ़ना शुरू नहीं होगा, जब तक पूरी की पूरी बर्फ पिघलती नहीं है। मैंने बताया क्यों नहीं पिघलती, क्योंकि जो आप गर्म करके उसे एनर्जी दे रहे हो बच्चों, वो पूरी की पूरी एनर्जी कौन ले लेगा? बर्फ ले लेगी। क्या बनने के लिए? पानी बनने के लिए। और टेम्परेचर को मेंटेन रखेगी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। मतलब कि जितनी भी ऊर्जा उसने ले ली वो क्या कहलाएगी? उसकी गुप्त ऊष्मा या फिर लेटेंट हीट। ठीक है, अब लेटेंट हीट और फ्यूजन क्या होता है वो आगे आएगा आपका। गुप्त ऊष्मा हेतु गुप्त ऊष्मा कहते हैं, गुप्त ऊष्मा का अभिप्राय छुपी हुई ऊष्मा से है। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की ऊर्जा आवश्यक होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। अब ये संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा क्या है बच्चों? आपने क्या किया? 1 किलोग्राम ठोस लिया, उस 1 किलोग्राम ठोस को आपने पिघलाना चाहा, आप चाहते हो कि वो पिघल जाए। अब उस 1 किलोग्राम ठोस को द्रव अवस्था में लाने के लिए जितनी आपको उसमें ऊर्जा देनी पड़ेगी, ठीक है, उस ऊर्जा को हम कहेंगे उसके संगलन की सुषुप्त अवस्था। ठीक है, प्रसुप्त अवस्था, प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। अर्थात 0 डिग्री सेंटीग्रेड 273 केल्विन पर जल के कणों की ऊर्जा का तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होता है। जब हम जल में ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं तो कण अधिक तेजी से गति करते हैं। एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वे परस्पर आकर्षण बल को तोड़कर स्वतंत्र हो जाते हैं। इस प्रकार द्रव गैस में बदलना शुरू हो जाता है। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है उसे उसका क्वथनांक कहते हैं। अब यहाँ पे अगली चीज आई है बच्चों, क्वथनांक। इससे पहले हमने गलनांक पढ़ा। क्वथनांक के अंदर क्या होगा भाई? जो लिक्विड है उसे अगर आप गर्म कर रहे हो तो वो अपनी वेपर फेज में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, वाष्प में कन्वर्ट। लेकिन कब? जब वायुमंडलीय दाब कितना हो? 1। एक चीज ध्यान रखना बच्चों, इसकी परिभाषा में हमेशा वायुमंडलीय दाब आएगा क्योंकि दाब बढ़ाने पर क्वथनांक और जो हमारा गलनांक है वो प्रभावित होते हैं। इसलिए हमें वायुमंडलीय दाब हर बार कितना लेना है बच्चों? 1 लेना है। ठीक है, तो किसी भी पदार्थ का क्वथनांक वह बिंदु है जिस पर उस पदार्थ की एक निश्चित मात्रा किसी एक वायुमंडलीय दाब पर अपनी द्रव अवस्था से वाष्पीय अवस्था में परिवर्तित होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो वह तापमान जिस पर कोई पदार्थ अपनी द्रव अवस्था से वाष्पीय अवस्था में शुरू होता है जबकि दाब एक वायुमंडलीय दाब हो, इसे उस पदार्थ का क्वथनांक बिंदु कहते हैं। इंग्लिश में कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एनी सब्सटेंस इज दैट at which it's convert from its liquid phase to vapor phase when atmospheric pressure is 1। ठीक है, मतलब कि किसी भी सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट वो पॉइंट है जब वो अपनी एक वायुमंडलीय दाब पर द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में या फिर हम कहें लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। ओके, यहाँ पे आपको वाटर का दे रखा है भाई, क्वथनांक कितना होता है? पानी का क्वथनांक सब लोग जानते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो पानी होता है वो भाप बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में क्या वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को परिभाषित किया जा सकता है? बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे हमने गलनांक की गुप्त ऊष्मा को परिभाषित किया वैसे वाष्पीकरण को भी परिभाषित कर सकते हैं।
बस वहाँ पे हमने 1 किलोग्राम ठोस से द्रव में बदला था, यहाँ पे 1 किलोग्राम द्रव से गैस में बदलेंगे, बस इतना सा परिवर्तन है, बाकी कोई परिवर्तन नहीं है। ठीक है, चलो इसके बाद में बच्चों ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था। ठीक है, तीनों में यहाँ पे आपको एरो दिख रहा है, एक पे लिखा है ऊष्मा ऊष्मा और शीतलन शीतलन। मतलब कि जब ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलेगा तो आप क्या देनी पड़ेगी, ऊष्मा देनी पड़ेगी। द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में बदलना है तो भी क्या देनी पड़ेगी, ऊष्मा देनी पड़ेगी। लेकिन गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में आएगा तो कैसा प्रभाव मिलेगा हमें, शीतलता मिलेगी। द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में आएगा तो भी कैसा प्रभाव मिलेगा, हमें शीतलता मिलेगी। अतः हम यह कह सकते हैं कि तापमान बदलकर हम पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। हमने सीखा कि गर्म करने पर पदार्थ की अवस्था बदल जाती है। गर्म होने पर ये ठोस से द्रव और द्रव से गैस बन जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें अगर आप गर्म करोगे तो वो बिना द्रव अवस्था में आए सीधे ही काय में बदल जाएंगे, सीधे ही गैसियस फेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिनको गर्म करने पर वह द्रव अवस्था में आए बिना सीधे ही गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं बच्चों सबलाइम कंपाउंड या फिर ऊर्ध्वपाती पदार्थ। हिंदी में कहते हैं ऊर्ध्वपाती पदार्थ और इंग्लिश में कहते हैं सबलाइम कंपाउंड। ठीक है, तो इंग्लिश में से बोलेंगे सब्सटेंस विच आर डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू गैसियस फेज व्हेन दे गेट हीट, इट्स कॉल्ड सबलाइम कंपाउंड एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड सब्लिमेशन। मतलब कि ये जो पूरा पराक्रम है ये कहलाता है हमारा ऊर्ध्वपातन, और जो पदार्थ है वो कहलाएगा ऊर्ध्वपाती पदार्थ। इसका उदाहरण होता है बच्चों कपूर, जो पूजा वाला हमारा कपूर होता है। अगर इसे हम गर्म करेंगे तो आप देखोगे कि पिघलेगा नहीं, सीधे भाप में कन्वर्ट होगा और गायब हो जाएगा। ठीक है, इसको समझने के लिए यहाँ पे एक्टिविटी है आपकी बुक में दे रखी है। इसको करने के लिए क्या करना है बच्चों, देखो एक वॉच ग्लास लेना है, ये जो नीचे रखा हुआ प्याली जैसा ये वॉच ग्लास है, इसके ऊपर ग्लास की हमें फनल रखनी है। कौन सी फनल रखनी है, ग्लास की फनल। फनल होती है कीप, है ना, कीप उल्टी रखी हुई है। और इस ग्लास, ये जो आपका नीचे वॉच ग्लास है, इसके अंदर बच्चों क्या है, इसके अंदर हमने ले रखा है कपूर का चूरा। कपूर को चूरा किया, इसके अंदर डाल दिया। नीचे बर्नर से इसको गर्म करेंगे। उससे पहले जो कीप ली थी आपने, इसके ऊपर हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, रुई लगा देंगे, कॉटन लगा देंगे। ऐसा करने से क्या होगा, जब इसके ऊपर हम कॉटन लगा देंगे तो इसकी वेपर बनना शुरू होगी और ये जो पदार्थ है यहाँ से बाहर नहीं जा पाएगा। ठीक है, आप ऑब्जर्व करोगे, आप इसे देखोगे तो ये पिघलेगा नहीं, सीधे ये जो ग्लास की यहाँ पे ट्यूब की जो आपकी इसकी दीवार है, किनारी है, यहाँ पे जाके डिपॉजिट होना यानी जमा होना शुरू हो जाएगा और इसकी एक परत यहाँ पे जम जाएगी, एक यहाँ पे जम जाएगी। ठीक है, तो इससे हमें यही पता चलता है कि भाई ऐसे पदार्थ जिन्हें जब गर्म किया जाता है तो वे अपनी द्रव अवस्था में आए बिना सीधे ही गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। इस पदार्थों को ऊर्ध्वपाती पदार्थ कहते हैं और इस पूरी पराक्रम को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। सम कंपाउंड directly convert into gaseous phase without coming into liquid phase when they get heat. This process is known as sublimation and the compound is known as sublime compound. For example, naphthalene balls and ammonium chloride etc. इसके उदाहरण मैंने आपको बताया भाई कपूर की गोलियां और अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ओके बच्चों, आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि जो कंपाउंड की स्टेट चेंज होती है उसको हम क्या क्या कहते हैं, और किसी गैस को अगर हमें लिक्विड करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। ठीक है, और कंपाउंड की जो चेंज होती है स्टेट, द्रव से ठोस, ठोस से गैस, गैस से ठोस, ठोस से द्रव, इनको आपस में क्या कहा जाता है। इसके बाद हम देखेंगे इवेपोरेशन क्या होता है। यहाँ पे बच्चों मैं आपको बताऊंगा कि वाष्पीकरण और बॉइलिंग में क्या डिफरेंस है। ये क्वेश्चन हर बार आता है कि भाई वाष्पीकरण और बॉइलिंग में क्या डिफरेंस है, मतलब कि क्वथनांक और वाष्पीकरण में क्या फर्क है, इसको हम देखेंगे। बुक में नहीं है, मैं बताऊंगा। ठीक है, चलो ओके बच्चों, आज का लेक्चर ओवर होता है। थैंक यू।